हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हमने कल डिस्कस किए थे, आज हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, यानी आपसे क्या पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। ऑप्शंस है आपके, पहला है 3.6 इंटू 10⁵ जूल, बी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, सी है 3.6 इंटू 10⁷ जूल, डी है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्या कहा गया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा आपके 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम किस वैद्युत परिपथ आरेख की अभिकल्पना करते हैं, जिसमें हम विभिन्न परिपथ अवयवों की व्यवस्था को दर्शाते हैं। इसमें हम यह पाते हैं कि इस परिपथ में प्रतिरोधक के सापेक्ष क्या कहा है कि जो आपका ओम का नियम है उसके अनुसार हम कुछ संयोजन करते हैं और इस व्यवस्था में हम क्या पाते हैं, ये आपको पूछा गया। पहला है, अमीटर के पार्श्व और वोल्टमीटर की को श्रेणी में संयोजित किया जाता है, यानी क्या कहा गया है कि अमीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमीटर, मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, अमीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से, और वोल्टमीटर को इस तरीके से जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, अमीटर को श्रेणी तथा वोल्टमीटर को पार्श्व में संयोजित किया जाता है। क्या कहा है कि अमीटर को श्रेणी यानी इस तरीके से, अमीटर को इस तरीके से तथा वोल्टमीटर को इस तरीके से यहाँ पे संयोजित किया जाता है। ठीक है, बी आपका ये है। सी क्या कहा गया है, अमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों को ही श्रेणी में संयोजित किया जाता है। क्या कहा है कि जो अमीटर है और जो वोल्टमीटर है उनको इसी तरीके से जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करा जाता है। डी है, अमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही पार्श्व में संयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन क्या कहा है आपका कि चाहे आपका अमीटर हो चाहे आपका वोल्टमीटर हो, दोनों को ही पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये चार आपके ऑप्शन हैं। अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने अमीटर वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था और हमने क्या कहा था कि जो आपकी करंट है, धारा है, उसको मापने के लिए हमें अमीटर को हमेशा कहाँ पे लगाना होता है, आपका श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्यों लगाते हैं सीरीज में, क्योंकि जब भी किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो एक सीधी लाइन में या एक सीधे जो है परिपथ में वह सीधे तौर पर या एक सीधी तार पर वह एक ही धारा प्रवाहित हो। वहीं अगर हम मान लीजिए अमीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपकी जो धारा है वो बट जाती है, जिस कारण आप करंट को नहीं मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अमीटर को हमेशा आपका सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीरीज में हम अमीटर को जोड़ते हैं। अब वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्या मापते हैं आप, विभवांतर। और विभवांतर जब आप मापते हैं तो ये पैरेलली आपका वही होता है,
सेम रहता है, ठीक है। सीरीज में आपको सेम नहीं मिलेगा, पैरेलली सेम मिलता है। इसलिए वोल्ट मीटर को हम हमेशा जो है दो पॉइंट के बीच में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जिस भी बिंदुओं के बीच में आपको क्या मापना है, आपको क्या मापना है, आपको जो है विभव, विद्युत विभव मापना है, तो वहां पे आप इस तरीके से पैरेलली इसे कनेक्ट करते हैं। अब हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी जो आपका आंसर है वो बी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर है, यानी ये वाला, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे। आप आंसर लिखेंगे ए, अमीटर को श्रेणी और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो आपका आंसर बी होगा, ठीक है, बी होगा। उत्तर क्या होगा आपका बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकीय परस्पर संबंधित है। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने ये कहा है कि जो विद्युत और चुंबक जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या रिलेटेड है। जो है आपके ऑप्शन है, पहला है फैराडे, बी है ऑस्टेड, सी है एम्पियर, डी है फ्लामी। तो जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व की, तो इनके बीच में जो रिलेशन बताया है वो ऑयस्टर द्वारा बताया गया, ठीक है। तो ऑयस्टर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके यह बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में रिलेटेड है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किस तरीके से अगर हम किसी भी कंडक्टर से धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकत्व को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी यानी ऑयस्टर। तो आपका आंसर है बी, ऑयस्टर। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ए है सदैव समानांतर रहती है, यानी हमेशा एक दूसरे के कैसे रहती है, पैरेलल रहती है। दूसरा, एक बिंदु पे काटती है, यानी दोनों एक पॉइंट पे काटती है। तीसरा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी वो इस तरीके से होती है कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। डी है परस्पर लंबवत होती है, यानी इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत होती। अब जब भी हम क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं तो आपने क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मान लीजिए आपका चुंबक है नॉर्थ और साउथ पोल, इस तरीके से नॉर्थ से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और साउथ में ये अंदर जाती है। इस तरीके से होता है और ये देखा गया है कि ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि अगर ये किसी बिंदु पे एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगी तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काट। उत्तर है आपका सी, एक दूसरे को कभी नहीं काट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करें। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका तीसरा प्रश्न है। कहा गया है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है कहलाता है, ठीक है। ये आपका 2020 का प्रश्न है। क्या कहा है कि मान लीजिए चुंबक है, अब इस चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जहां पर अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ की कोई भी चीज, जैसे कि लोहे की कीलें, लोहे की चीजें, उनको लेके आते हैं, तो क्या होता है, वो आपके जो है चुंबकत्व को महसूस करती है और चुंबक की ओर आकर्षित करती है। तो इस एरिया को, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वह क्षेत्र जो कि चुंबक के आसपास है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहाँ पे आपका जो है चुंबक या चुंबक का बल महसूस किया जाता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या कहते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका होगा आंसर बी, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी आपके पास कोई चालक है और उस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये आप कैसे निकालते हैं। पहला है आपका मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, यानी मैक्सवेल का जो दाहिने हाथ का नियम है उससे। बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उससे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, या डी फैराडे के नियम से। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि एक आपके पास विद्युत चालक है, उससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप इसे किस से निकालते हैं। तो इसको आप किससे निकालते हैं, आपका मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ठीक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, ये चालक है, इससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो है दाहिना हाथ लेंगे, उसका अंगूठा स्ट्रेच करेंगे करंट की दिशा में और उंगलियों को फोल्ड करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शाएंगी। यानी इस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास एक कोई चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो आप यहाँ पर जो बल की दिशा निकालेंगे, फोर्स की जो दिशा निकालेंगे, वो किसके माध्यम से निकालेंगे, ये आपसे पूछा गया है। पहला है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और चौथा है फैराडे के नियम से। तो यहाँ पे जो हम आपका जो है यहाँ पे बल की जो दिशा निकालेंगे वो आपके बी ऑप्शन यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से।
अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो है यह क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में आता है। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम अपना लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा, ठीक है, इन तीनों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों आपस में लंबवत हो। तो यहाँ पर जो आपका अंगूठा होता है ये जो है फोर्स यानी बल की दिशा को दर्शाता है। जो ये आपकी तर्जनी उंगली है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है और मध्यमा आपकी करंट यानी धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है आपस में लंबवत होती है। और इस तरीके से अगर आपको पता है धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप आसानी से फोर्स यानी बल की दिशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो आप लिखेंगे आंसर क्या होगा आपका बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है यानी एक मूविंग चार्ज जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है, ये आपसे पूछा है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सी है विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र यानी आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या कहा है कि एक आवेश है वो गतिमान है, चल रहा। तो जब किसी भी परिपथ में एक आवेश चल रहा होता है, गतिमान होता है, तो क्या होता है, तो ये करंट यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, यानी एक परिनालिका है, सोलेनॉइड है, और इससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है। अब इस करंट के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस किस पर निर्भर करेगी, ये आपसे पूछा है। पहला है क्रोड के पदार्थ पर यानी जो इसके कोर का पदार्थ होगा उसके ऊपर, बी है विद्युत धारा के परिमाण पर यानी कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है उस पर यह निर्भर करेगा, सी कुंडली के फेरों की संख्या यानी परिनालिका में कितने फेरे हैं इसके ऊपर, या डी उपयुक्त में से कोई यानी ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपका उत्तर नहीं हो।
ठीक है। यानी जो परिनालिका है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, आरेख में दर्शाए अनुसार कोई पॉजिट्रॉन किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। इस पॉजिट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? क्या कहा गया है, एक पॉजिट्रॉन है, वो चल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और वो क्या करता है, वो जब क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है। तो इस पॉजिट्रॉन में जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, ये आपसे पूछा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉजिट्रॉन की। ठीक है, तो अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, ठीक है, अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन की जो दिशा होगी यहाँ पे वही आपकी करंट की दिशा होगी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की दिशा आपकी करंट की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इसके अनुसार ये अगर आप जो अपना बाएं हाथ है उसकी जो है तर्जनी उंगली, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत कर देते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, जो है यहाँ पे आपकी जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा जो है वो करंट को दर्शाती है। अब करंट की दिशा ऐसी है, देखिए आप, करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है। ठीक है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी जो फोर्स की दिशा होगी, बल की दिशा होगी, वो कागज के भीतर की ओर जाते हुए हो, यानी इस दिशा में आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी बल लगेगा। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला है दाईं ओर, तो दाहिनी ओर नहीं होगा। बी है बाईं ओर। सी है कागज के भीतर की ओर जाते हुए, तो यही आपका आंसर होगा। और डी है कागज के बाहर की ओर जाते हुए, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। कागज में भीतर की ओर जाते हुए, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न जो है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है। यानी जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है, इसका उपयोग हम किस चीज को बनाने में करते हैं। पहला है धारा मापी, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है विद्युत मोटर, या डी है विद्युत चंद्र। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग हम जो है यहाँ पे इसमें करते हैं आपके जनित्र में, विद्युत जनित्र, यानी आपका आंसर होगा डी, विद्युत जनित्र। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, यानी आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो परिघटना है, इसकी खोज किसने की थी। ए है कूलम ने, बी है बर्जीलियस ने, सी है माइकल फैराडे ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो माइकल फैराडे होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी आपका आंसर होगा, सी आपका उत्तर होगा। तो आप लिखेंगे उत्तर क्या होगा, सी, माइकल फैराडे ने। तो ये आपका आंसर होगा, नोट कर।
अब आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक चक्र में बदलती है। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, डी है 4। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो एक चक्र में 2 बार बदलती है, यानी ऑप्शन जो है बी आपका उत्तर है। तो उत्तर बी 2 बार, ठीक है, आंसर नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो आपका साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमने आज डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो आपके प्रश्न हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।